नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। वी हैव ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑन इकोनॉमी टुडे। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन व्हाई ऑफ दिस सीरीज। खास करके जो नए स्टूडेंट्स पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, नॉट जस्ट फॉर स्टडीज, नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी, बट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। कुदरत ने जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट एक कैपेसिटी दी है, दैट इज चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करना, यानी कि एक ही चीज़ को अलग अलग एंगल से देखने की एक क्षमता। ये एक बहुत ही रेयर स्किल है। बहुत सारे लोग इस स्किल पर काम ही नहीं करते, और जिन लोगों ने इस स्किल पर काम किया है वो लगभग सारे क्षेत्रों के अंदर उनको सफलता प्राप्त होती है। दे रीच एट ए वेरी गुड लेवल। सो दिस विल हेल्प यू विद दैट। दिस सीरीज, ये जो इस सीरीज में जो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो हर रोज ऐसे ही विषयों पर हम अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखते हैं। तैयारी कर रहे हैं तो दिस सीरीज विल गिव यू एन एज, और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को काफ़ी सिंपल तरीके से समझते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थ्रो सम मोर लाइट ऑन दिस सीरीज, एंड दैट इज कि यहाँ पर शायद आपको वो मसाला, चटपटे, ब्रेकिंग न्यूज़, हॉट टॉपिक्स देखने को ना मिले, लेकिन एस्पिरेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है, और उन्हीं विषयों को कवर किया जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं व्हेन इट कम्स टू योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए दिस सीरीज विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क in balancing RBI's surplus distribution and risk management. What is economic capital framework? It's basically a policy, right? एक नीति है, एक पॉलिसी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और इस पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो चीजें करती है। नंबर वन, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो कितने पैसे, कितना कैपिटल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखेगी, ताकि मुसीबत के वक्त में इसका इस्तेमाल किया जा सके। और इसी के साथ साथ डे टू डे ऑपरेशंस में आरबीआई को पैसे चाहिए, तो हाउ मच मनी आरबीआई विल कीप विद इटसेल्फ, नंबर वन। नंबर टू, जो प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें से कितना प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट को हम ट्रांसफर कर दें। एट द एंड ऑफ द डे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी सरकार की ही तो है, तो जो प्रॉफिट होगा तो सरकार को वापस कितने पैसे हमें देने हैं, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है। तो दिस इज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। ये एक पॉलिसी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ओके, अब इसके बारे में हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आई कि पाकिस्तान को आईएमएफ ने कुछ 1.5 बिलियन डॉलर दिए और पाकिस्तान खुश होने लगा। और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक साल का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ समवेयर अराउंड 26 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो भारत सरकार को दिए। सो see, there is a huge difference between us. We are not comparing। फिर कोई कहेगा कि भाई अमेरिका के साथ कंपेयर करो, ऐसा नहीं है। आज की हमारी जो डिस्कशन है उसमें एक और इम्पोर्टेंट विषय है जो ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के साथ जुड़ा हुआ है, एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर ऐड किया है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने ये स्पेसिफिकली आईएमएफ पाकिस्तान का मेंशन यहाँ पर क्यों किया है। एनीवेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो सरप्लस है, यानी कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगेन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक साल का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से 2.68 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिए हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 25 का आंकड़ा है, 2.68 लाख करोड़ रुपीस। याद रखिए, प्रॉफिट में से, सारा प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट में से इतने पैसे दिए हैं। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 के मुकाबले ये जो आंकड़ा है, इट इज 27% हायर। अब इसकी इंपैक्ट ये आएगी, एंड अगेन दिस इज अ रिकॉर्ड हाई सरप्लस ट्रांसफर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द गवर्नमेंट। तो सरकार के पास पैसे आएंगे तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल, जो सरकार के पास जो एक फिस्कल डेफिसिट रहता है, तो उसको मैनेज करने में सरकार को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सरकार को यहाँ से पैसे आए हैं, रेवेन्यू आया है। और
बजट में जो एस्टिमेशन था कि इतना डिविडेंड मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उससे भी ज़्यादा मिला है. तो इट्स गोइंग टू बी ए बिग हेल्प फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, राइट. अब ये प्रॉफिट जनरेट जो हुआ है उसके कुछ मेन रीजंस में से एक रीजन जो है दैट इज कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओपन मार्केट में डॉलर्स को काफ़ी बेचा. अब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर को एक्वायर किया था, जब खरीदा था डॉलर, तो उस समय पर एक लोअर प्राइस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर को खरीदा था, फिर रिजर्व करके अपने पास रखा था. तो आज डॉलर की कीमत ज़्यादा है, हमने तो रुपए देकर डॉलर खरीदा था. तो आज सिचुएशन ऐसी है कि डॉलर जो है कंपेयर टू लाइक लेट्स से 50 रुपए का एक डॉलर मिल रहा था तब खरीदा है, और आज समवेयर अराउंड 80 के आसपास चल रहा है फॉर एग्जांपल. तो 30 रुपए का तो डायरेक्ट प्रॉफिट बन रहा है आपको. तो ऐसे करके 398.7 बिलियन डॉलर्स के डॉलर जो हैं वो बेचे फाइनेंशियल ईयर में. लास्ट ईयर 153 बिलियन डॉलर हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किए थे, सेल किए थे. तो यहाँ पर लोअर वैल्यू में जो डॉलर्स खरीदे थे और बेचे गए हैं इस बार, तो इसकी वजह से काफ़ी सारा प्रॉफिट जो है वो जनरेट हुआ है. और इंटरेस्ट की इनकम जो है वो भी काफ़ी अच्छी मिली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. तो ये कुछ ऐसे की फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड सरप्लस जो है वो जनरेट हुआ है. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही प्रूडेंट का मतलब होता है एक बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही लॉजिकल अप्रोच यहां पर रखा है. एक ये है कि प्रॉफिट का एक बड़ा चंक जो है वो डेफिनेटली सरकार को दिया है, लेकिन कंटीजेंसीज यानी कि इमरजेंसीज के दौरान अगर आपको हम कुछ पैसे ऐसे सेव करके रखते हैं ना कि मुसीबत में काम आए, इमरजेंसी में काम आए, तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ऐसा फ्रेमवर्क था, मीन्स ऐसा रहता है कि भाई आप 4.5 से लेकर 7.5% जितने पैसे जो हैं वो आप ऐसे कंटीजेंसी में रखेंगे, रिजर्व में रखेंगे. तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, 7.5 जो अपर लिमिट है इतने पैसे अपने पास रखे हैं. ये एक बिमल झालन साहब की जो कमेटी है उनकी गाइडलाइन सही है. आई थिंक 2018 में इस कमेटी ने ये गाइडलाइंस दी थी कि आपको कंटिजेंसी के लिए अपने पास 4.5 से लेकर 7.5% जितनी रेंज में आपको रखने चाहिए. तो ये अपर रखें, लोअर रखें, दैट्स टोटली अप टू आरबीआई. 4.5% रखें या 7.5 या फिर उसके बीच में कुछ भी. तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7.5% प्रॉफिट जो है वो अपने पास रखा है. एंड दैट्स वाई आई सेड कि सारा पैसा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया है, सारा प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया है, 7.5% अपने पास रख दिया. तो ये अभी जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में यूएसए की पॉलिसीज़, पोर्टस की वजह से जो इंस्टेबिलिटी आ रही है, तो ऐसी इंस्टेबिलिटी के दौरान एक हेल्थी फंड जो है वो अपने पास रखा है. सो दिस इज ए वेरी prudent approach of Reserve Bank of India. The surplus transfer supports fiscal stability while improving system liquidity and lowering borrowing cost. एक बड़ा चंक सरकार को मिलेगा तो बोरोइंग कोस्ट जो है वो भी सरकार का कम होगा. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज कंजर्वेटिव रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच डिजर्व्स प्रेज. ये एक बहुत ही एक अच्छी बात है. इट्स ए थिंग दैट वी शुड प्रेज अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट से. तो ये रहता है कि भाई हमें और ज़्यादा पैसे दे दो, और ज़्यादा दे दो, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा नहीं किया. एक बड़ा चंक भी दिया, रिकॉर्ड हाई चंक दिया, लेकिन अपने पास भी काफ़ी हेल्थी अमाउंट जो है वो रखी है. आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर टू यू, राइट. हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा है. हाउ डज चाइनाज फर्स्ट वाइट पेपर ऑन नेशनल सिक्योरिटी रिफ्लेक्ट द प्रायोरिटीज ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी? डिस्कस. इसको थोड़ा समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. देखिए, जस्ट इमेजिन कि भारत एक नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक वाइट पेपर निकालता है और उसमें बीजेपी की प्रायोरिटीज नजर आती है, उसमें कांग्रेस की प्रायोरिटी नजर आती है, उसमें दूसरी कोई भी पार्टी की प्रायोरिटी नजर आती है. ऐसा आपको यहाँ पर कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी जो है वो बीजेपी, कांग्रेस या फिर XYZ पार्टी के साथ जुड़ी हुई नहीं है. इट इज़ अबाउट हमारा कंट्री. चाइना में थोड़ा उल्टा है. चाइना में क्या है कि देश की सुरक्षा जो है वो
मीन्स उसमें पार्टी जो चाहती है, पार्टी किस दिशा में देश को ले जाना चाहती है, पार्टी का क्या सोचना है। तो ये कम्युनिस्ट, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उनकी प्रायोरिटीज़ नेशनल सिक्योरिटी में आपको नज़र आती है। तो ये एक लंबे समय के बाद एक पहला वाइट पेपर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी लॉन्च किया है। लगभग लगभग आप समझ लीजिए 12-13 सालों के बाद ये ऐसा कोई वाइट पेपर जो है वो चाइना ने निकाला है। राइट, 12 मई 2025 को इसको पब्लिश किया गया। और इसका जो कोर मैसेज है, जो उसके उसके हार्ट में अगर आप जाएंगे तो कोर मैसेज यही है कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी रहेगी तो देश की सुरक्षा जो है वो रहेगी। और पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए यू नीड, एक ही नाम है, शी जिनपिंग साहब। राइट, बस यही हमारे लीडर रहें, यही हमें गाइड करते रहें। ये जब तक सत्ता में रहेंगे, ये जब तक टॉप टेबल पर बैठेंगे, तब तक पॉलिटिकल सिक्योरिटी रहेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी हमारे देश में। और इसी से ही सीसीपी जितना डोमिनेंट रहेगा, सीसीपी यानी कि ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो जितनी ताकतवर रहेगी, उतना ही देश जो है वो ताकतवर रहेगा। और सीसीपी लीडरशिप जो है वो आपको एक फंडामेंटल गारंटी प्रोवाइड करती है चाइना की सिक्योरिटी की। इस प्रकार की बातें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। द वाइट पेपर एम्फेसाइजेस द इनसेपरेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी इन चाइनाज नेशनल स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि भाई जो ये डेवलपमेंट जो हैं और सिक्योरिटी जो हैं वो एक, आप समझ लीजिए एक बर्ड के दो पंखों की तरह है। दे आर लाइक टू विंग्स ऑफ ए बर्ड, कि एक वो काम नहीं कर रहा है विंग तो कैन नॉट फ्लाई। तो डेवलपमेंट चाहिए तो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी है तो डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों चीज़ें चाहिए। ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अभी बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस से भी गुजर रहा है चाइना। ग्रोथ का चैलेंज है, डेमोग्राफिक इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पर, कंजम्पशन का इश्यू है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो इस प्रकार के देशों में, जब वहाँ पर एक पार्टी, सिंगल पार्टी रूल है, सिंगल व्यक्ति या फिर कुछ लोग पूरे देश को रूल करते हैं, इतने बड़े देश को रूल करते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती है। द सेफ डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट प्रायोरिटाइजेस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। यहाँ पर सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाने की बात बताई है। दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है, ये सारी चीज़ें। और ऑफ कोर्स एक बात तो है, ये जब सप्लाई चेन की बात आती है तो यही है कि भाई दूसरे देशों का सामान जो है वो हम उतना यहाँ पर बेचने नहीं देंगे, लेकिन हाँ, हम पूरी दुनिया में हमारे देश का सामान जो है वो बेचना चाहते हैं। इस प्रकार का एक मॉडल लंबे समय से चाइना जो है वो फॉलो करता आया है। राइट, कि आपका सामान है, चलो ठीक है, वो तो हम भी बनाते हैं। मीन्स ऐसी ऐसी सरकार ने वहाँ पर जाल बिछाई है कि मार्केट में आप जाएंगे, आप अपना सामान बेचने की कोशिश करेंगे, वो बिकेगा ही नहीं। वहाँ के लोग जो हैं वो लोकली प्रोड्यूस्ड चीज़ों को ही ज़्यादा प्राधान्य देते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में अपना माल जो है वो चिपका देना है। तो ये एक हमेशा से स्ट्रेटजी रही है। फिर वेस्ट पर इल्ज़ाम लगाना कि पूरी दुनिया जो है, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएसए और दूसरे देश जो हैं, दे आर एंटी चाइना, हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो हमारे लिए थोड़ा है, वो तो हमने मानवता के लिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो हैं ये हमने मैनकाइंड के लिए, ये भविष्य के लिए हमने बनाया है। सभी को इसका लाभ होगा। हाँ, लाभ होगा जब आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में से रास्ता निकालते हैं CEP, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो BRI का ही पार्ट है। तो ये आप बहुत अच्छा मानवता का काम कर रहे हैं। जब आप ये बलूचिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, तो उनका फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है वहाँ पर, तो ये सारे मानवता के, तो इस प्रकार के पेपर्स जो हैं वो निकाले जाते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो चाइना में बताई जाती हैं। फिर नेबरहुड सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को लेकर यहाँ पर बातें बताई हैं कि अभी एक जो शी जिनपिंग साहब है, तो उन्होंने एक नेबरहुड कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन आप देखिए, जापान, कोरिया, ताइवान, फिलीपाइंस, वियतनाम, इंडिया, भूटान, ये सारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। हमारा कैसा है, हमारा पाकिस्तान और चाइना के साथ इश्यू चल रहा है, और हम यहाँ पर बैठकर ये सोचते हैं कि यार हमारे तो आजू बाजू में दो दुश्मन हैं। चाइना को देखिए, चाइना ने हर किसी के साथ पंगा लिया है।
जापान, कोरिया, ताइवान, फिलीपाइंस, इंडिया, भूटान, वियतनाम, देन यूएसए हैं। तो ये डिटीरियोरेट जो हुआ है नेबरहुड या फिर नेबरहुड का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, वो आप ही की वजह से तो हुआ है। चाइनाज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पोजेसेस चैलेंजेस फॉर इंडिया, डेफिनेटली, क्योंकि यहां पर उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी है तो उसमें वो कहते हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। क्वाड को कहते हैं कि भाई क्वाड इज नॉट गुड, वी हैव टू क्रिएट ग्रुप्स लाइक क्वाड व्हेन यू क्रिएट नेक्सस विथ पाकिस्तान, तो क्वाड जैसा ग्रुप तो बनेगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बॉटम लाइन यही है कि 1990s के बाद, एक लंबे समय के बाद, ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा बहुत घबराया हुआ, इनसिक्योर फील कर रहा है चाइना, इनसिक्योर फील कर रहे हैं शी जिनपिंग। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि उन्होंने इस प्रकार का एक वाइट पेपर जो है वो निकाला है। इंडिया पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हाउ कैन इंडिया बैलेंस national security concerns with long-term economic and strategic priorities in dealing with Pakistan? Discuss. ऑपरेशन सिंदूर, क्या क्या चीजें हुई आप सब जानते हैं, लेकिन द थिंग दैट वी डोंट नो इज दैट हमें कहीं ना कहीं भटकाने का प्लान जो है वो पाकिस्तान का एक लंबे समय से रहा है कि भारत को हमेशा बिजी रखो, भारत जो है वो तरक्की करता जाएगा तो उसको तरक्की नहीं करने देनी है, वो भी हमारी तरह ही हो जाए और हम झगड़ते रहें। शायद उनका शौक हो, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये एक चाल है। क्या हुआ था, अगर आप फेसबुक की बात करें, मार्क जुकरबर्ग जो हैं उनके साथ ऐसा हुआ था कि ये जो फेसबुक है तो उनके एक को फाउंडर थे, तो उन्होंने मार्क जुकरबर्ग पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि भाई जुकरबर्ग ने मेरे साथ गलत किया है और मेरा शेयर जो है वो कम कर दिया, ये सारी चीज़ें हुई। फिर एक दो भाई थे, नाम भूल गया, आई एम गिविंग यू ए बिग पिक्चर हियर। तो दो भाई थे, उन्होंने भी फेसबुक के बारे में ऐसी कुछ बातें बताई थी कि भाई ये हैं, हमने आप पर केस करना है और ये वो एक्सेट्रा, तो दे वर आस्किंग फॉर मनी। तो आज से कुछ 15 साल पहले की बात होगी, 10-15 साल पहले, डेफिनेटली 10-15 साल पहले, जुकरबर्ग पेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू दिस को फाउंडर, और जो वो दो भाई थे उनको भी कुछ आई थिंक मिलियंस में, राइट, 50 मिलियन ऐसा कुछ दिया था, बहुत बड़ी अमाउंट दी थी। तो उस समय पर लग रहा था कि यार जुकरबर्ग ने इतनी बड़ी अमाउंट क्यों दी, केस कर लेते, केस चलता, राइट, और फिर इंसाफ मिलता। जुकरबर्ग जो है उन्होंने सोचा कि भाई मैं इनके साथ उलझता रहूंगा तो मेरे बहुत सारे साल जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, पैसे दो और मामले को यहां से है निपटा दो, एंड दैट्स इट, वी आर डन। आज फेसबुक जो है, मेटा जिसको हम कहते हैं, राइट, कंपनी मेटा की वैल्यू समवेयर अराउंड 1.3 ट्रिलियन जितनी है, कितनी, 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स। और जुकरबर्ग जो हैं उनके पास ही कुछ 250 बिलियन से ज्यादा पैसे हैं। उन्होंने आज से 15-20 साल पहले कितने दिए, जो भी वक्त है, 15 साल 10 साल, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट ईयर, लेकिन इट वाज समवेयर अराउंड 2000 से लेकर 2010 के बीच की बात है, ये मिलियंस में दिए थे, लेट्स से 50 मिलियंस, लेट्स से 100 मिलियन। आज देखिए वो कहां से कहां पहुंच गए। सेम थिंग गोज विथ इंडिया और पाकिस्तान एज वेल। हम उनके साथ, जो लोग यहां पर कहते हैं ना कि झगड़ा करो, वॉर कर दो, ये कर दो, फिर बेटा दूध की कीमत जब बढ़ जाएगी ना तो तू ही रोएगा कि भाई पहले 50 रुपए का मिलता था, अब 100 रुपए दूध की कीमत हो गई, मोदी साहब ने क्या किया, डिफेंस क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें भी यही लोग रोएंगे। फिर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी जब वॉर चलेगा, तो फिर यही लोग रोएंगे कि भाई युद्ध नहीं चाहिए, हम शांति चाहिए, ऐसा होता है। तो एक जो एक इमोशनल रिएक्शन है, उसमें लॉजिक कहाँ रहता है। लेकिन जब हम चीज़ों को आराम से समझे, आराम से देखें, तब पता चलता है कि हम जो हैं वो
अभी करंटली अगर आप भारत को देखें तो हमारा इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो इमेंस है। अभी लेटेस्ट यही एक बात आई थी ना अभी कि वी आर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वी वेर फिफ्थ, जापान को हमने पीछे छोड़ा, ना वी आर एट द fourth position, right? First is USA, second is China, third is Germany and fourth is India. और पूरी दुनिया का यही प्रोजेक्शन है कि इस साल भी और नेक्स्ट ईयर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर कोई देश रहेगा तो दैट विल बी आवर कंट्री इंडिया। एप्पल जैसी कंपनीज जो है वो हमारे देश में प्रोडक्शन कर रही है और ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहती है। तो युद्ध की वजह से ये जॉब्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। पब्लिक सेंटिमेंट रहता है, मीडिया में चीज़ों को, इमोशंस को काफ़ी एम्पलीफाई किया गया, उन सारी चीज़ों को आप जानते हैं, कई बार मिस इन्फॉर्मेशन, कई बार ये सारी चीज़ें। इट्स मोर लाइक ए चिंप ब्रेन, राइट? इरेशनल डिसीजन मेकिंग का काम डिप्लोमेसी में है और सिक्योरिटी में नहीं रहता है। किसने ये बात बताई थी अभी कुछ दिनों पहले ही, जब सीज फायर किया गया उसके 1-2 दिन के बाद हमारे आर्मी के एक बहुत बड़े ऑफिसर, आई थिंक ही वॉज द आर्मी चीफ या फिर उनके आजू बाजू के रैंक के जो हैं, तो जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ये भाई कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है कि युद्ध इज़ अ वेरी इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। इट्स नॉट एन, ऐसा नहीं है कि हमारे पास एयर पावर अच्छा है, डिफेंस आर्मी अच्छी है, नेवी अच्छी है तो फिर हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करें। नो, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए तो दैट्स इट, वहाँ से बातों को छोड़ो और आगे बढ़ो। पाकिस्तान तो इसी चीज़ पर जीता है। पाकिस्तान थ्राइव्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट। हमने बात की थी ना कल, कैसे तुर्की और पाकिस्तान जो है वो चाइना, यूएसए, रशिया, ये सारे अलग अलग बिग प्लेयर्स के साथ वो गेम ऐसे खेलते रहते हैं। तो उनके पास अल्टरनेटिव नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। और रही बात कश्मीर की, टू बी प्रिसाइज POJK या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, अगेन वही बात मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं कि इतना उजाला हो जाए हमारी तरफ, हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है, हमारा जो लद्दाख वाला पोर्शन है, उसमें इतना उजाला हमें करना है कि POK जो है वहां पर अंधेरा नजर आए। हमें उनकी जो लाइन है उसको कम नहीं करना है, वो जाने। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ आवर लाइन। जब ये होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी लाइन छोटी दिखेगी। ऐसा भी हो सकता है ना, आज से 5, 10, 15, 20 साल के बाद ऐसी सिचुएशन आए कि POK में रहने वाले लोग जो हैं वही कहे कि भाई देखो भारत कहां से कहां पहुंच गया, हमें ये पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, वी वॉन्ट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसके लिए कोई युद्ध नहीं करना पड़ेगा। See, these are the things that we need to do in the long run. India's smarter strategy lies in disengaging from unnecessary conflicts and focusing on peaceful, long-term solutions. And that's it. Moving on to next topic. Topic number 4. This one is about arrival of an early monsoon. इसकी impact economic growth और food security पर कैसी होगी, discuss. India's 4 trillion डॉलर इकोनॉमी, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अभी हमारी इकोनॉमी की साइज इट इज समवेयर अराउंड 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स। तो जैसे मैंने अभी बताया कि वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और अर्ली मॉनसून अराइवल जो है इट इज ऑलवेज अ गुड न्यूज़, क्योंकि हमारे देश में आज भी खेती बाड़ी जो है इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 2009 में ऐसा हुआ था जब मॉनसून जो है इट वॉज अर्ली, कुछ 8 दिन पहले मॉनसून जो है वो केरला में पहुंच गया था। इस साल भी यही चीज़ है कि 7-8 दिन पहले जो है वो केरला में मॉनसून जो है तो वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये भी बताया जाए कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो रेनफॉल है इज गोइंग टू बी अबव नॉर्मल, सो इट्स ए गुड थिंग। सारी चीज़ें जो है वो अभी अच्छी खबर ऊपर से नज़र आ रही हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ा चंक, समवेयर अराउंड 50% जितना, 50-60% जितना चंक जो है खेती बाड़ी का वो रेन फेड है, बारिश पर इसकी निर्भरता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 50% एरिया जो है वो बारिश पर डिपेंडेंट है, राइट। महाराष्ट्र में 80% एरिया जो है ये रेन फेड है। सो
जो रेनफॉल में अप्स एंड डाउन्स होंगे, देखिए अभी आईएमडी ने जो बताया है कि इट्स गोइंग टू बी अबाउ नॉर्मल, तो ये एक एवरेज है, पूरे देश की एवरेज है अबाउ नॉर्मल। लेकिन लास्ट ईयर ही आप देखिए रेनफॉल अच्छा हुआ था, अबाउ नॉर्मल हुआ था, सरप्लस रेनफॉल हुआ था। लेकिन पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये कुछ राज्य थे वहां पर जितना होना चाहिए उससे कम हुआ था। तो ये भी रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड हैं। अर्ली मॉनसून और अभी जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है उससे यही पता चलता है कि खारिफ हार्वेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन 2009 में 2009 का जो मैंने आपको बताया ना, उसी समय पर ऐसा भी हुआ था कि इट वॉज द थर्ड ड्राइएस्ट ईयर सिंस 1901। 2009 में अर्ली मॉनसून हुआ था, तो इट वॉज द ड्राइएस्ट, थर्ड ड्राइएस्ट ईयर सिंस 1901। अभी मीन्स 2009 से आज की अगर आप टेक्नोलॉजी को कंपेयर करें फोरकास्टिंग की, तो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, राइट। तो एज फार एज आई नो डरने की बात नहीं है, रेनफॉल अच्छा होने वाला है, नो डाउट। लेकिन हमारे देश में ये भी एक इश्यू है ना कि कई जगहों पर अगर देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो सूखा कहीं पर हो जाए, होना चाहिए उससे कम बारिश जब होती है तो हालत ख़राब हो जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी हालत ख़राब। और हमारे देश में तो नई सिचुएशन, अर्बन एरिया जो है, बेंगलुरु में अभी कुछ दिनों के पहले ही ऐसी सिचुएशन हुई, फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई। तो अब ये जो लोकल जो ऑफिशियल्स होते हैं वो कहे कि ये टोरेंशियल रेन था, ये एक एक्सेसिव रेन हो गया, अनसीजनल, ये बातें जो हैं दिस विल नॉट वर्क। यू हैव टू प्लान प्रॉपरली। शहरों को ऐसे करो, ऐसे बनाओ, ऐसे डिज़ाइन करो, ढूंढो रास्ते पानी को निकालने के। वी हैव टू डू दिस, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। और ये सिर्फ कोई बेंगलुरु की बात नहीं है, हमारे सारे, मैं जिस शहर में रहता हूँ तो यहाँ पर भी यही हालत होती है। थोड़ी बारिश आ जाए 3-4 घंटे एंड यू विल फाइंड के बहुत सारे बड़े बड़े जो सर्कल्स हैं, जो अंडर ब्रिज जो होते हैं, तो वो सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि पानी भरा हुआ होता है। Good monsoon performance is crucial for economic stability, food prices, welfare schemes, but urban resilience is equally vital. Moving on to next and the last topic of the day. This one is about a very sensitive topic, very sensitive. इसमें हमें अपनी बुद्धि का, अपने अनुभव का इस्तेमाल करना है. How does the Supreme Court's suggestion to reconsider the scope of the POCSO Act align with the needs of adolescent development discuss? सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा है कि भाई आप ये जो पोक्सो एक्ट हैं इसमें थोड़े चेंजेस आप कंसिडर कीजिए, आप कुछ इसमें बदलाव कीजिए। क्योंकि देखिए जब एडोलसेंट यानी कि राइट 15 से ऊपर, 15, 16, 17, 18 की रेंज के जो बच्चे होते हैं, जिनको हम जनरली टीनेजर्स कहते हैं, लेकिन एडोलसेंट यानी कि प्रिसाइसली 16, 17 के आसपास की एज वाले बच्चे, तो ये जो बच्चे होते हैं, ऑफ कोर्स उनके शरीर के अंदर क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं उनका एक ज़बरदस्त डांस चलता है, तो बहुत सारी चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, एज वी ऑल नो, पर्टिकुलरली ऑपोजिट सेक्स, राइट। मेल को फीमेल की तरफ आकर्षण होगा, फीमेल को मेल की तरफ। तो अगर ये नहीं होता, अगर ये चीज़ नहीं होती, ये आकर्षण नहीं होता, ये अट्रैक्शन नहीं होता, तो एक बहुत बड़ा मेडिकल प्रॉब्लम होता उस पर्टिकुलर व्यक्ति में। अब कुदरत ने ये चीज़ें डाली हैं लोगों के अंदर, राइट, ये मैंने और आपने तो नहीं कोई चीज़ की, तो हमारे अंदर वो चीज़ होती है। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। इट्स लाइक दिल धड़कता है, जैसे दिमाग है, जैसे किडनीज हैं, वैसे ही ये भी हार्मोन का एक डांस चलता रहता है हमारे सभी के। वी ऑल हैव गॉन थ्रू दिस थिंग। तो कई बार ऐसा भी होता है स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की जो है वो एक दूसरे के साथ उनका एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। तो ऐसा अगर रिलेशन डेवलप हो जाता है ना, पे अटेंशन, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा रिलेशन डेवलप होना ही चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा रिलेशन डेवलप नहीं होना चाहिए, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ऐसा रिलेशन डेवलप हो जाता है एंड इफ बोथ ऑफ देम आर एडोलसेंट, तो फिर
जो लड़का है उसको जो सज़ा होती है ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस वॉज कंसेंशुअल। ये दोनों की मर्जी से हुआ है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फैमिली वैल्यूज़ के खिलाफ है, कल्चर के खिलाफ है, वो सारी बातें जो हैं वो हम अपने अपने पर्सनल लेवल पर सोच सकते हैं कि मेरे परिवार में ये अलाउड है या नहीं। दैट इज समथिंग दैट आई विल डिसाइड, माई फैमिली विल डिसाइड। लेकिन अगर ऐसा कोई चीज़ हो जाती है तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, खास करके दिस इज अ फैक्ट, क्या होता है कि जो परिवार वाले हैं, राइट, पता चला कि भाई अपनी बेटी के साथ किसी लड़के का मीन्स ये रिलेशन में थे एंड दे हैव यू नो जिसको हम कहते हैं क्रॉस द लिमिट्स, तो ऐसी कोई चीज़ हो गई तो फिर वो केस बेस के माध्यम से फिर वो बच्चा जो है, जो टीन है, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई, क्योंकि जो पॉक्सो है उसका मेन काम, इसको लाया क्यों गया है कि जो माइनर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो एडोलसेंट हैं, उनको कोई मेजर यानी 18+ वाला आदमी जो है वो एक्सप्लॉइट ना करे। आज कोई 17-18 ईयर ओल्ड है और समवन, लेट्स से एक लड़की है उसकी 17 है और लड़का जो है इज 27, सो यू नो द डिफरेंस, इट्स नॉट जस्ट इन एज, इट्स अबाउट, एक टीनेजर है और एक मर्द बन चुका है, तो चांसेस आर के वो एक्सप्लॉइट करेगा। अभी कुछ दिनों पहले ऐसी भी खबर आई थी कि एक 23 ईयर ओल्ड महिला टीचर थी एंड लड़का वो समवेयर अराउंड 13 ईयर्स ओल्ड, वो ट्यूशन में जाता था, दे हैड एन अफेयर। तो इस केस में वो जो महिला है उसने इस बच्चे का दुरुपयोग या फिर उसके साथ ऐसा एक्सप्लॉइट किया। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए पॉक्सो है। पॉक्सो इज नॉट कि भाई जो नेचुरल एडोलसेंट बिहेवियर है उसको पीनलाइज किया जाए। तो इसके लिए व्हाट वी नीड इज, वी नीड सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन। बच्चों को स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में समझाया जाए, उनको एक्सप्लेन किया जाए। वही चीज़ जो है वो फिर पेरेंट्स भी उनको एक्सप्लेन करें। जब ये चीज़ होगी, बिकॉज ये नहीं है, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एजुकेशन नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज जो है वो चलते रहते हैं। किसी को छेड़ दिया, किसी को परेशान करना, किसी को स्टॉक करना, ये सारी चीज़ों के पीछे जो रीजंस है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस एजुकेशन, सेक्सुअल एजुकेशन। So counseling and guidance are better alternatives to criminalization for handling adolescent relationships. जब दो टीनेजर्स हैं, दो माइनर्स जब ऐसे रिलेशंस में होते हैं तो उनको काउंसलिंग, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, उनको जेल भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखी है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।